चलो, तो try to read these questions. तो कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था इसमें से। ठीक है, तो ट्राई, हाँ, ट्राई दिस 14th वन। देखो, चेक करो एक बार 14th वाला न्यूमेरिकल देखो एक सेकंड। Calculate the work done by the system in kilocalorie when 40 calorie of heat is supplied to the system. 8,400 joules of internal work is done. The mechanical equivalent of heat is 2,200 joule per kilocalorie. तो देखो वर्क डन कितना दिया है हमको निकालना है। तो वर्क डन तो हमको निकालना है, और when 40 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, तो मतलब सिस्टम को हमने कितना हीट दिया, देखो 40 किलो कैलोरी इतना हीट हमने दिया, और 8,400 joules of internal work is done. Internal work can be considered as a internal energy, remember. तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, मतलब जो कहता है कि dq मतलब the amount of heat given to any gas is always utilized by it in two ways. One part of it is used to increase its internal energy and remaining part goes to the work. तो ये जो सिंपल सा स्टेटमेंट है, ये हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसको बोलते हैं, और यही यहाँ पे यूज करना है। जबकि देखो एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम हमको निकालना है, और 40 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, मतलब यहाँ पे डीक्यू कितना दिया है 40 किलो कैलोरी, ये हो गया हमारा डीक्यू जो हीट हमने दिया, और इंटरनल एनर्जी चेंज कितना दिया है 8,400 जूल, तो ये एक्चुअली डीयू बन गया। तो डीयू इज गोइंग टू बी 8,400 जूल, एंड mechanical equivalent of heat is also given to be 4,200 joule per kilocalorie, which is used to convert the units of heat from joule to kilocalorie and kilocalorie to joule. वो तो वैसे भी हमको पता ही है ऑलरेडी। तो let us put all these values here and try to find out dW here. तो dW हमको निकालना है, तो उसके लिए देखो ये dQ को हम यहाँ पे डाल देंगे 40, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे du के बदले अगर 8,400 डालेंगे तो वो तो जूल में हो जाएगा, और ये यहाँ पे किलो कैलोरी में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो दोनों यूनिट्स अलग अलग होने के कारण कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। तो इसलिए हमको या तो दोनों को जूल में कन्वर्ट करना है या तो दोनों को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एक बार पढ़ो ठीक से, हमको आंसर किस में चाहिए, वर्क डन किस में हमको निकालना है, हमको किलो कैलोरी में वर्क डन पूछा है। तो किलो कैलोरी में वर्क डन तभी आएगा जब ये दोनों किलो कैलोरीज में रहेंगे, मतलब डीयू भी और डीक्यू भी दोनों अगर किलो कैलोरीज में अगर डालते हैं तो फिर वर्क डन भी किलो कैलोरी में आएगा। तो उसके लिए हमको इस डीयू को भी किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एक कन्वर्जन फैक्टर जो कि 1 किलो कैलोरी, जो कि हमको पता है ऑलरेडी 1 किलो कैलोरी इज ऑलवेज इक्वल टू 4,200 जूल, जो कि उन्होंने भी देख रखा है, उसको ही बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो वो अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे तो 1 जूल का वैल्यू कितना बनेगा 1/4,200 किलो कैलोरी बनेगा। तो इसलिए इस डीयू को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किलो कैलोरी में, तो उसके लिए हमको इस 8400 को डिवाइड करना पड़ेगा 4200 से, जो वो किलो कैलोरी में बन जाए, जिससे वो बन जाएगा जस्ट डबल है ना वो, तो इसलिए वो 2 आ जाएगा किलो कैलोरी में, जो कि डीयू है। तो डीयू का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पे डाल दो, तो वो 2 प्लस डीडब्ल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। तो इसलिए फिर ये अगर यूज करेंगे तो हमको मिलेगा 40 minus 2, which is going to be dW, and hence we get that dW which is equal to 38, and that is also in kilocalorie only because both of them are in kilocalorie. It's that simple. चलो 15th वाला ट्राई करो। 4 kilocalorie of heat is supplied to the system
if mechanical equivalent of heat is 4200 joule per kilocalorie, an external work done by the system is 8400 joule. Find the increase in internal energy of the system. Can be done in the same way, right? तुम कर सकते हो खुद से, ठीक है। अच्छा, कल हमने एक सम किया था, याद होगा आपको? कौन सा सम किया था? 20 वाला सम किया था ना, याद आ रहा है? कैसे सॉल्व किया था वो? देखो 20 वाले सम के अंदर दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट, सॉरी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू 500 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट 300 केल्विन to raise its temperature by 15 degrees Celsius at constant pressure, and molar mass of this nitrogen is 28 and R is going to be 8.31 and CV is given for diatomic, but just make it correct here, इसको थोड़ा करेक्शन करो कि CV नहीं वो CP ही दिया है, ठीक है, याद रखो ठीक से, CP is already given here, so make it correct, it is not CV, actually it is CP। तो और वैसे भी हमको यहाँ पे वो क्वेश्चन में CP ही चाहिए, तो ऑलरेडी वो CP ही दिया हुआ है, वो सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक है, उन्होंने गलती से यहाँ पे CV बोल दिया है उसको, लेकिन हमको उसको CP लेना है। तो वो अगर करेंगे तो हमको फॉर्मूला क्या मिलता है, dq इज इक्वल टू n CP इंटू dt, याद है ना? तो n कितना निकाला था हमने, मास अपॉन मोलर मास, तो मास दिया हुआ है 500 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज 28 ग्राम, एंड बोथ ऑफ देम आर इन ग्राम्स ओनली, तो नो नीड टू कन्वर्ट बिकॉज वैसे भी वो किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल ही हो जाएगा, मतलब ग्राम ग्राम कैंसिल ही हो जाएगा। और CP कितना दिया है 7/2 R, तो ये 7/2 और R का वैल्यू है 8.314, और से भी आगे जाके ये dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर विच इज गोइंग टू बी 15 डिग्री सेल्सियस ओनली। तो अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो 7 1 जा एंड 7 4 जा, जिससे हमको ये मिलता है 500 अपॉन 8 इंटू 8.34 314 इंटू 15, ये सिर्फ हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट उतना ही आ जाएगा जितना यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है। देखो ठीक से, सबसे पहले 8 को इस पर डिवाइड करो, तो 8 1 जा एंड 8 6 जा 48, 2 बचा 20 हो गया, 8 2 जा 16 पॉइंट 4 बचा 40 हो गया, 8 5 जा 40, तो इससे हमको मिल रहा है 62.5 इंटू 8.314 इंटू 15, तो ये सब मल्टीप्लिकेशन करो फटाफट, तो देखो कितना आता है, तो हमको मिलेगा 62.5 मल्टीप्लाइड बाय 8.314 मल्टीप्लाइड बाय 15, दैट्स इट 7794, तो ये 7794.375 that is going to be the answer। It's okay, यार 7792 है, उतना चलता है, ठीक है ना? तो ये बात याद रखो ठीक से। तो यहाँ पे सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से हमारा कल आंसर अलग आया था, बाकी वो अगर CP अगर उन्होंने दिया रहता वो तो हम आराम से उसको दे सकते थे एज इट इज इस फॉर्मूला में, लेकिन हमने उसको CV समझ के, मतलब CV दिया हुआ है तो इसलिए CP निकालने के लिए हमने CV प्लस R ये फॉर्मूला यूज किया, इसकी वजह से वो अलग आंसर आया। चलो ठीक है, अभी यहाँ पे करो ये 17 वाला देखो, चेक करो एक बार, क्वेश्चन नंबर 17, find the increase in internal energy of 100 gram of hydrogen when its temperature is increased from 25 degrees Celsius to 40 degrees Celsius, and CV is already given to be 2.41। ओके, तो देखो ठीक से यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज हमको निकालना है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, देखो du is always equal to n CV
into dt. याद रखो इसे, dq is equal to n cp dt, but du is equal to n cv dt. ये फॉर्मूला हमको याद रखना है अच्छी तरह से। तो अगर ये यूज करेंगे तो यहाँ पे देखो n कितना है, चेक करो एक बार। 17 वाला कर रहे हैं ना, तो देखो n कितना है, 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो मतलब कितना मोल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, राइट। तो यहाँ पे मास कितना बनेगा 100 ग्राम, और मोलर मास पता है कितना होता है हाइड्रोजन का, कौन बताएगा? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन? 1.008 2 वो तो एटॉमिक मास हो गया, और वो भी AMU में हो गया। मोलर मास इज 2 ओनली, 2 H2 होता है ना, तो H2 का 1 + 1 मतलब 2 हो गया, वो सिंपली 2 ग्राम। एंड इफ वी डिवाइड दिस वी गेट दिस 50 सिंपली, तो ये नंबर ऑफ मोल्स मिल गया 50, और CV तो ऑलरेडी दे रखा है, देखो CV का वैल्यू दे रखा है 2.41, तो देखो लिख से CV इज गिवन टू बी 2.41 किलो कैलोरी। अच्छा, लेकिन उन्होंने यहाँ पे किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन में दिया है CV का वैल्यू। तो देखो अब यहाँ पे हमको ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है, समझा क्यों? क्योंकि हम DU के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले, क्योंकि ये जो CV दिया है ना, ये CV नहीं है एक्चुअली, ये SV है, क्योंकि उसके यूनिट से ही पता चलता है, समझा कैसे? यूनिट क्या है उसका, किलोग्राम, किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन, तो मतलब वो CV नहीं बल्कि SV है। SV मतलब क्या, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और वो भी प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट जिसके अंदर मास यूज किया जाता है। तो अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो इसको हमको एक्चुअली SV बोलना पड़ेगा, और उसके कारण यहाँ पे SV का फॉर्मूला क्या है, SV का फॉर्मूला है SV इज इक्वल टू DU अपॉन M इंटू DT, करेक्ट है? M यूज होता है यहाँ पे, मास यूज होता है उसके अंदर, तो इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं DU इज इक्वल टू M इंटू SV इंटू DT, जिसके कारण हमको मिलता है M मतलब मास, विच इज गिवन टू बी 100 ग्राम, but this 100 gram must be converted into kilogram, so it will be 10⁻³ kilogram, and SV is already given, which is 2.41 as it is, and at the same time this dt मतलब change in temperature, तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कितना है 25 to 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो बन गया 15 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 15, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 10⁻³ into 10⁻² becomes 10⁻⁻1, तो इसलिए ये 10⁻⁻1 into 2.41 into 15, तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो इसको बराबर 15 को कन्वर्ट 2.41, नहीं करना है, 2651 एक मिनट मैं बताता हूँ, एक मिनट। 0.15 अच्छा 36.15 into 10⁻⁻1 मतलब वो आएगा एक्चुअली 3.615, बराबर है? 3.615 किसमें आएगा, लेकिन वो किलो कैलोरी में आएगा, समझा क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने SV जो है ना वो किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन में दिया हुआ है, इसलिए ये भी किलो कैलोरी में ही आएगा। हाँ, अभी रही बात कि कन्वर्ट क्यों नहीं किया, देखो ठीक से, अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, चेक करो एक बार। इनिशियल टेम्परेचर कितना है 25, और फाइनल टेम्परेचर कितना है 40, ओके, अभी करो कन्वर्ट। T1 मतलब 25 को कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 25 प्लस 273, बराबर, और T2 कितना होगा 40 प्लस 273, ये हो गया ना कन्वर्ट। हाँ। अभी उसके बाद अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो T2 माइनस T1 करना पड़ेगा, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आएगा 25, सॉरी T2 कितना है 40 ना, तो देखो 40 प्लस 273 माइनस यहाँ पे आ रहा है 25 प्लस 273। अभी अगर इस ब्रैकेट को ओपन कर दो तो 40 प्लस 273 माइनस 25 माइनस 273, ये 273 कैंसिल, 40 माइनस 25 15, यही बात मैंने कल भी बताई थी, याद आ रहा है सबको? कल मैंने बताया था कि
चेंज हमेशा चेंज होता है। हाँ चेंज को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कन्वर्ट करो या ना करो, चेंज उतना ही होता है। जैसे देखो, अगर ये टेम्परेचर का स्केल है, तो पता है ना कि दो स्केल्स होते हैं, एक तो हमारा सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। तो अभी देखो यहाँ पे ये सेल्सियस, ये सपोज केल्विन स्केल है हमारा, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होता है, और ये हमारा केल्विन ये सेल्सियस स्केल है जो यहाँ से 273 से स्टार्ट होता है, बराबर। अभी अगर इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है, सपोज अभी ठीक है, ये दो पॉइंट्स के बीच में का डिफरेंस अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंस सेल्सियस में निकालो या केल्विन में निकालो, डिफरेंस तो उतना ही आएगा ना। क्योंकि सेल्सियस में अगर हम निकालेंगे तो चलो ये दोनों के बीच में का डिफरेंस कुछ आएगा, ठीक है। अगर केल्विन में निकालने जाएंगे तो यहाँ से मेजर करना पड़ेगा, तो यहाँ से मेजर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सेल्सियस में और केल्विन में, अगर सपोज सेल्सियस में टेम्परेचर है यहाँ पे 25 और यहाँ पे है 40, आवाज मत करो साइली, ठीक है, तो ये सेल्सियस के अंदर का डिफरेंस 15 आ रहा है, बराबर। अगर हमने इसको केल्विन में किया तो वो 273 प्लस हो जाएगा, इसको भी अगर केल्विन में किया तो 273 प्लस हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस निकालने के टाइम वो कैंसिल हो जाएगा ना। समझा क्या बात ठीक से? पक्का? हाँ हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ओके, तो अभी फिर आंसर कितना आया समझा ठीक से? 3.615, बराबर है क्या? अच्छा, जूल में निकालना है ना वो हमको, तो ठीक है, जूल में कन्वर्ट करने का कौन सी बड़ी बात है, तो हम कर सकते हैं आराम से, क्योंकि किलो कैलोरी का कन्वर्जन हमको पता है ऑलरेडी। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? 42,000 जूल। हाँ, 40,000 नहीं, 4,200 ओनली। 200 हाँ। तो वो जूल तो अगर यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको ये नेक्स्ट स्टेप में मिल जाएगा 3.615 इंटू 4,200। तो ये जो आंसर हमको मिला था इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 10 करो, तो वो 3.615 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 4200, इससे वो मिलेगा 15183। 151830। क्या गड़बड़ हो रहा है? टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। डिवाइड करने के नहीं रे, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4,200 जूल। ये तो करेक्ट करेक्ट हमारा कंक्लूजन है। कहाँ ढूंढ रहा है भाई? 100 ग्राम .41 सर 4,200 से डिवाइड किया तो आंसर बराबर आ रहा है। तेरे आंसर बराबर लाके क्या करना है तुमको? देखो कैलोरी और इसका कन्वर्जन जो है ना वो ऐसा ही है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो किलो कैलोरी में ये आएगा और उसको हमको जूल में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड कैसे करेंगे? अगर डिवाइड करने से वो करेक्ट आंसर आ रहा है तो आंसर वो रॉन्ग है वहाँ पे।
इसका मतलब उन्होंने भी मे भी गलती से डिवाइड किया रहेगा, बट डिवाइड करना नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी वो किलो कैलोरी में आने वाला है। हाँ, अगर वो जूल में आता है और अगर किलो कैलोरी में हमको कन्वर्ट करना है, जैसे अभी यहाँ पे हमने किया, देखो ऊपर वाले एग्जांपल में हमने क्या किया, नहीं ऊपर वाला किधर गया, हाँ ये वाला। अभी इसमें हमको आंसर जो मिला तो किलो कैलोरी में था। हाँ, ये जो है ना वो जूल में दिया था ना उन्होंने, ये देखो ये जूल है और जूल को हमको किलो कैलोरी में करना था, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको 4200 से डिवाइड किया, तो वो बराबर है ना फिर, तो उससे वो 2 किलो कैलोरी आंसर आ गया। और उसकी वजह से ठीक है, चलो ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है, डोंट डिस्टर्ब द कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो डिवाइड या मल्टीप्लाई इसमें कंफ्यूजन मत करो। किलो कैलोरी का जूल में करने के लिए हमको मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है कंपल्सरी, तो इसलिए आंसर उसका यहाँ पे रॉन्ग है, तो ना समझ के दो। 18 वाला देखो अभी, चलो फटाफट। कैलकुलेट द टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट a gas of mass 50 gram through 20 Kelvin. The gas is under a pressure of 1.01 into 10 raised to 5 Newton per meter square and expands by 0.01 meter cube. Also calculate the specific heat of the gas at constant volume. If Cp is already given to be 650 joule per kilogram Kelvin. Okay. So देखो ठीक से calculate the total heat energy required for the gas at constant pressure and it expands by, मतलब प्रेशर भी दिया है और वॉल्यूम चेंज भी दिया हुआ है। और ठीक है, देखो अगर Cp दिया हुआ है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है ना, dq। अच्छा, वो Cp कौन सा है, जूल पर किलोग्राम केल्विन, मतलब वो Cp नहीं Sp है, समझा क्यों? Sp is given to be 650 जूल पर किलोग्राम केल्विन। सर सीपी दिया है ना? हाँ, लेकिन उसका यूनिट देखो ठीक से, यूनिट क्या है, जूल पर किलोग्राम केल्विन। ये यूनिट किसका होता है, देखो अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, ये किसका डेफिनेशन है, सीपी का है कि एसपी का है? एसपी का है। इसलिए वो एसपी है ना कि सीपी है, भले उन्होंने बोल के उसको सीपी रखा है। अब देखो कोई कोई टेक्स्ट बुक के अंदर, रेफरेंस बुक्स में भी अगर तुम जाएंगे ना, तो अभी तुम्हारा जो बोर्ड का टेक्स्ट बुक है उसके अंदर उन्होंने एसपी और सीपी ये टर्म्स इंक्लूड किए हैं। एक्चुअली कोई भी रेफरेंस बुक के अंदर अगर तुम देखेंगे ना तो दोनों को सीपी ही बोलते हैं, एक को कैपिटल सीपी बोलते हैं, मोलर वाला जो होता है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट जो होता है, जिसको हम dq अपॉन n dt डिफाइन करते हैं ना, उसको कैपिटल सीपी से डिनोट किया जाता है। और जिसको हम dq अपॉन m इंटू dt, मतलब मास जहाँ पे रेफरेंस में लिया जाता है, तो उसको एक्चुअली स्मॉल सीपी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल सीपी। तो ये रेफरेंस बुक्स में भी, और इवन लास्ट ईयर के जो टेक्स्ट बुक है तुम्हारा फिजिक्स का, मतलब जो सिलेबस चेंज होने के पहले वाला, तो उसके अंदर भी यही कन्वेंशन था कि कैपिटल सीपी मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट और स्मॉल सीपी मतलब प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, जिसके अंदर मास इंपॉर्टेंट होता है और मोलर वाले में नंबर ऑफ मोल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है, इसलिए नोटेशन का सिर्फ कंफ्लिक्ट है वो, बाकी कुछ नहीं। तो अभी लेकिन तुम्हारा सिलेबस चेंज होने के बाद जो अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर उन्होंने इस सीपी को, स्मॉल सीपी को एसपी बोल के रखा है, क्या करने का उसको, तो इसलिए यहाँ पे किधर भी तुमको एसपी दिखाई नहीं देगा, देखो ठीक से, एक तो कैपिटल सीपी या स्मॉल सीपी दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये एक्चुअली स्मॉल सीपी है, जिसको हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर एक्चुअली एसपी बोल के रखा है। तो अभी उतना तो समझ के लेना पड़ेगा क्या करने का उसके, लेकिन देखो यूनिट से पता चलता है वो एसपी है या सीपी है, ठीक है। तो इसलिए वो सीपी इज इक्वल टू 650 जूल पर किलोग्राम केल्विन। किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का यूनिट है, तो इसका मतलब वो एसपी होना चाहिए। ये समझ में आ गया ठीक से? तो अगर ये हम यूज करेंगे तो एसपी का फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ। SP is always equal to dq upon
m into dt, करेक्ट है। तो इससे हमको ये मिल जाएगा dq इज इक्वल टू m into sp into dt। तो m यहाँ पे दिया है क्या, मास, यस इट्स गिवन 50 ग्राम, और चेंज इन टेम्परेचर भी तो दिया है 20, तो आराम से हमको मिल जाएगा 50 ग्राम, बट वी शुड कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम। तो ये 50 ग्राम मतलब बन गया 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, इंटू एसपी दिया हुआ है देखो 650, ओके, तो ये बन गया 650, और dt जो है वो दिया हुआ है 20 केल्विन, तो ये बन गया 20 केल्विन। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना बन रहा है, 1000, राइट। तो ये बन गया 1000 इंटू 10⁻³ इंटू 650, so that this 1000 and 10⁻³ gets cancelled, and what we are left with is simply 650 joule. So the 650 joules of heat must be required at constant pressure. फिर से कुछ तो भी गड़बड़ किया है शायद उन्होंने। ये शायद, अच्छा, also calculate the specific heat at constant volume. Cp is given. अगर Cp दिया हुआ है तो Cp से डायरेक्ट हमको ये dq मिलता है कि नहीं? अरे और ये तो इन्होंने हाइट ही कर दिया इधर, तो उनको Cp जो है आंसर में देखो Cv कितना मिल रहा है उनका 1660 जूल पर किलोग्राम केल्विन, जो कि Cp से भी ज्यादा है, जबकि हमको ऑलरेडी पता है कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। छोड़ो ये सम थोड़ा सा मार्क करो एज अ फॉल्टी करके, सॉल्व मत करो इसको, ठीक है। कुछ करेक्शन होना चाहिए वहां पे। देखो अगर 1660 जूल अगर dq आ रहा है, हम Cp निकाल के देखेंगे, चलो इस फॉर्मूला से। Cp Sp इज इक्वल टू क्या होता है, dq अपॉन m इंटू dt। तो आंसर में जो dq उनका आ रहा है वो है 1600, करेक्ट। तो यहाँ पे डाल देंगे 1660, और मास दिया हुआ है 50 ग्राम, मतलब वो बन गया 50 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और यहाँ पे 20, जिससे हमको मिलेगा ये 1000 और 10⁻³ कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1660 जूल पर किलोग्राम केल्विन। 1660, एक्चुअली एसपी उन्होंने 1660 देना चाहिए था, तब जाके वो करेक्ट आंसर आता। और अगर इसमें इसी केस में अगर हमको वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो उन्होंने जो दिया हुआ है यहाँ पे कि उसका जो प्रेशर है 1.01 है इंटू 10⁵, और एक्सपांड्स बाय द वॉल्यूम 0.01 मीटर क्यूब, तो ये चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है, तो प्रेशर भी दिया है, चेंज इन वॉल्यूम भी दिया है, तो वर्क डन कैन बी फाउंड आउट इजीली बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला फॉर वर्क डन, दैट इज P इंटू डेल्टा वी, याद है ना। तो P इंटू डेल्टा वी या dV भी लिख सकते हो उसको। तो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम, तो प्रेशर कितना है 1.01 इंटू 10⁵, ये बनता है प्रेशर, और चेंज इन वॉल्यूम क्या बनता है देखो, तो उन्होंने दिया ऑलरेडी 0.01, दैट इज इन मीटर क्यूब ओनली, एंड दैट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ओनली, ऐसा यूनिट भी मीटर क्यूब ही है उसका, ठीक है। तो इससे वो बन जाता है 1.01 इंटू ये 0.01 मतलब ही 10⁻² होता है, तो 10⁵ इंटू 10⁻² becomes 10⁻³ only, so that it becomes 1010, 0.3 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, तो 1010 जूल, this much is going to be the
total work done by the gas. तो वर्क डन हमको इतना मिल रहा है. ठीक है. और अगर इंटरनल एनर्जी चेंज अगर चाहिए तो कैसे निकालेंगे? देखो dq तो हमको मिला हुआ है 1660. उसमें से अगर ये वर्क डन अगर हटा देंगे तो हमको du मिलेगा, क्योंकि du इज इक्वल टू क्या होता है? dq माइनस dw. तो dq का वैल्यू है 1660 माइनस dw का वैल्यू है 1010, जिससे वो मिल जाएगा 650 ओनली. तो 650 जूल. दिस मस्ट बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज. लेकिन छोड़ो उसको, मत करो. 19 वाला देखो डायरेक्ट. और एक बार ठीक से. The cylinder having capacity 89.6 liter contains helium at standard pressure and temperature. Calculate the amount of heat energy required to raise the temperature of the gas by 30 degrees Celsius. R is also given. Okay. अब देखो सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम कितना है सिलेंडर का? ये सपोज सिलेंडर है, उसके अंदर हीलियम रखा हुआ है 89.6 मीटर क्यूब. 89.6 मीटर क्यूब है क्या वो? लीटर है ना? लीटर. तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 89.6 इंटू 10⁻³ होता था लास्ट टाइम. तो ये बन गया मीटर क्यूब में वॉल्यूम. और स्टैंडर्ड प्रेशर मतलब कितना प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1.013 इंटू 10⁵. लेकिन वो जरूरत है क्या उसकी हमको? देखो आगे पढ़ो. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 30 डिग्री सेल्सियस. तो और कांस्टेंट प्रेशर बोला है ना उन्होंने. स्टैंडर्ड प्रेशर पे मतलब प्रेशर उसका कांस्टेंट है. तो और हीलियम जो है ना, याद रखो हीलियम कौन से टाइप का गैस है? याद है? मोनोएटॉमिक है या डायटोमिक है? मोनोएटॉमिक है. तो मोनोएटॉमिक का Cv कितना होता है? P/2 R होता है. और मोनोएटॉमिक का Cp कितना हुआ करता है? Pi/2 R हुआ करता है. बराबर. तो अभी अगर इसका तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 30 डिग्री सेल्सियस निकालना है. तो मतलब हमको dq निकालना है. dq के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? तो dq इज इक्वल टू n इंटू cp इंटू dt. करेक्ट है? तो ये अगर यूज करेंगे तो इसके लिए लेकिन हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए. हाउ कैन यू फाइंड आउट दिस नंबर ऑफ मोल्स हियर? नंबर ऑफ मोल्स तो दिया ही नहीं है. तो देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए एक इनडायरेक्ट टेक्निक हमको यूज करना पड़ेगा, जो कि मोल कंसेप्ट पे बेस्ड है. लास्ट टाइम तुमको सिखा था. नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले लिख के दिए थे, याद है ना? मोलर वॉल्यूम. हाँ, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ेगा. तो देखो नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस, जिससे वो मिल जाएगा 89.6 which is the volume of the gas divided by 22.4 which is called molar volume of the gas. So if we just divide these two, then we can get the number of moles immediately. So ये देखो 89.6 to be divided by 22.4, तो कितना आता है ये? 4. देखो इसका मतलब 4 मोल्स है यहाँ पे. तो there are 4 moles of the gas. तो यहाँ पे n के बदले क्या डालना है हमको? 4. और Cp के बदले क्या रखना होगा? ये देखो Cp is going to be 5/2 R. तो 5/2 R मतलब ही यहाँ पे आएगा 5/2 into R, जिसका वैल्यू होता है, दिया है क्या उन्होंने वहाँ पे? इस 8.31 दिया हुआ है. तो ये डाल दो यहाँ पे 8.31. और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस. वो तो डायरेक्ट दिया है कि नहीं? तो वो बन गया 30 डिग्री सेल्सियस, जिससे अभी क्या कैंसलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 1 2 2 and 2 5 10 and 10 into 30 becomes 300. So finally it is going to be 8.31 into 300. So that 8.31 multiplied by 300. How much it is? 2493. Okay. So it's going to be 2493
but this answer is going to be in joule or kilocalorie. Cp किस में दिया है? अच्छा हाँ, जूल में ही आएगा ना, वो जूल में आएगा, क्योंकि ये जो R है ना, R एक्चुअली ऑलरेडी जूल पर मोल केल्विन में ही दिया हुआ है, तो इसलिए वो 2493 मिल जाएगा। टू 4963, वहाँ पे 1496 आ रहा है। That is also incorrect actually. Correction for लो उसको भी. It's not 1496, actually it is 2493. Straightforward calculation से बिल्कुल. dq is equal to n Cp into dt, where n is number of moles, which is going to be 4. Cp is going to be 5/2 into R, and dt is already given. ठीक है, चलो next वाला करो. Calculate the heat energy that must be supplied to. अच्छा ये तो हमने किया है ना ऑलरेडी. लेटेंट हीट का तो तुमको 11th स्टैंडर्ड में ही हो गया है ऑलरेडी. हाँ तो ये 23 वाला करो. 23 नहीं, 22 वाला करो. 22 देखो ठीक से. 22 The specific heat of nitrogen at constant pressure and at constant volume is 0.24 kilocalorie per kilogram Kelvin and 0.17 kilocalorie per kilogram Kelvin. Calculate the mechanical equivalent of heat. Molar weight of nitrogen is also given 28 and R is also given. Okay, देखो यहाँ पे ये जो specific heats दिए है, तो ये Cp और Cv है या Sp और Sv है, क्या समझते हो? SP और SV है वो, समझा क्यों? क्योंकि इनके यूनिट से ही पता चलता है, पर किलोग्राम है ना, उसमें किलोग्राम हमेशा मास का यूनिट हुआ करता है, तो इसलिए वहां पे SV का वैल्यू आ जाएगा 0.24, which is there in kilocalorie per kilogram Kelvin. ओके, एंड SP का वैल्यू जो दिया हुआ है वो है एक्चुअली 0.17. ओके, 0.17 किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन. अच्छा अभी मुझे बताओ SP और SV के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? ये हमने लास्ट टाइम प्रूव करके रखा था कि SP minus SV is always equal to small r, which is simply the capital R upon molar mass. याद है कि नहीं? हाँ. तो अगर ये यूज करेंगे तो हमको मिलेगा SP minus SV is going to be equal to R by m naught, where m naught is stands for molar mass of the gas. तो देखो SP यहाँ पे डाल दिया हमने 0.24 है, माइनस ये SP को भी डाल देंगे यहाँ पे, तो वो बनेगा 0.17. बट डोंट फॉरगेट दैट दे आर इन किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन ना, बट R is not in किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन. See where R is जूल पर मोल केल्विन. तो देखो अभी यहाँ तो इस R को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे R is going to be actually 8.314 joule per mole Kelvin. So just try to convert this. How will you convert R into kilocalorie per mole Kelvin? तो उसके लिए सिंपली देखो जूल है ना वो, तो 1 जूल इक्वल टू क्या होता है? 1/4.2 कैलोरी होता है, बट वी वांट इट इन किलो कैलोरी ना, तो इसलिए 1 जूल कितना बनेगा फिर?
1 joule actually becomes 1 upon 4200 kilocalorie. So we'll have to divide this by 4200. So R can actually be written as 8.314 divided by 4200 kilocalorie per मोल केल्विन. तो ये बन गया किलो कैलोरी पर मोल केल्विन में. ठीक है, जिससे यहाँ पे हमको मिल रहा है 8.314 डिवाइड बाय 4200 and molar mass has also to be put here. तो मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का, वो तो 28 है, तो इसलिए यहाँ पे 28 भी हमको डालना पड़ेगा. तो ये बन गया 28. But also it will not be in kilogram actually. नहीं तो ऐसा करो, देखो एक दूसरा काम हम करते हैं, ये जो स्पेसिफिक हीट्स दिए है ना, इनको ही कन्वर्ट करके लो. आर को कन्वर्ट करने के बजाय ठीक है, इसको अगर तुमको कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन में है, बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू, अच्छा ये भी तुमको पता है कि किलो कैलोरी पर किलोग्राम, तो किलो किलो कैंसिल होके कैलोरी पर ग्राम भी बन जाता है. तो इसको हम 0.24 कैलोरी पर ग्राम केल्विन ऐसा भी लिख सकते हैं, बट वी नो दैट 1 कैलोरी is going to be 4.2 joule. So we can say that this will actually be equal to 0.24 into 4.2 joule per gram Kelvin. हेलो, हाँ सर आपका आवाज नहीं आ रहा. हाँ ठीक है, देखो इस R को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा. R का वैल्यू कितना है हमारे पास, 8.31 into 10⁻³ जूल पर मोल केल्विन, बराबर है ना. 8.31 into 10⁻³ R का वैल्यू ही गलत दिया है उन्होंने यहाँ पे. तो R का वैल्यू कितना होता है,
8.31 जूल पर मोल केल्विन ही होता है सिर्फ, 10⁻³ कहाँ से आएगा? ठीक है, तो R इज गोइंग टू बी 8.31 जूल पर मोल केल्विन। तो इसको अगर हमको लेकिन हमको पता है कि वो किलो मोल उसका ऐसा यूनिट होता है, तो उसके लिए 8.31 यहाँ पे अगर हमको किलो लाना है तो उसके लिए यहाँ पे इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, तब जाके वो किलो मोल केल्विन में हो जाएगा। तो ये जूल पर किलो मोल केल्विन, हाँ वो किलो मोल केल्विन है एक्चुअली। ये जो 8.31 इंटू 10⁻³ दिया है ना, तो वो जूल पर किलो मोल केल्विन में दिया हुआ है, तो अभी हम इसको यूज कर सकते हैं, बट इट इज अगेन इन जूल पर किलो मोल केल्विन, बट वेयरएज वी वांट इट इन किलो कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन, तो इसलिए फिर यहाँ पे इसको हमको कन्वर्ट करना होगा। तो जूल को 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है? 1/4200 किलो कैलोरी। तो अगर वो यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको ये मिल जाएगा यहाँ पे 8.31 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 4200 and that is going to be in kilocalorie per kilomole Kelvin, and now we'll be able to use it here. तो 8.314 into 10⁻³ upon 4800। तो इसको तो हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं 8.31 डिवाइड बाय 4.2, ये 0.3 डिजिट पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.2 सिंपली, and that is going to be in kilocalorie per kilomole Kelvin। ओके, तो अभी अगर ये यूज करेंगे यहाँ पे तो देखो R का ही वैल्यू है ये सिर्फ, तो ये बन गया 8.31 डिवाइड बाय 4.2 and that is to be whole divided by molar mass of the nitrogen gas, which is going to be there 28, but that 28 is in gram, so we have to convert it into kilogram, so it will be 28 into 10⁻⁻3, इससे वो बन जाएगा 0.24। अच्छा ये डिफरेंस निकालो फटाफट, कितना आता है? 24 में से 17 गया, हाँ 0.07 आ गया, और उस तरफ फिर ये 8.31 एज इट इज डिवाइडेड बाय ये 4.2 जाएगा इस 28 के साथ, तो ये बन गया 4.2 इंटू 28, और ये 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻+3 बन जाएगा, तो ये बन गया 10⁻+3, और उसमें से हमको निकालना क्या है लेकिन मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, अरे वो तो हमने यूज कर लिया ऑलरेडी। सर बट हमें किसकी वैल्यू मिलेगी सॉल्व करने के बाद? अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की वैल्यू उनको निकालने के लिए बोला है उन्होंने, और हमने ऑलरेडी उसको यूज कर लिया इधर, तो वो यूज नहीं करना चाहिए था। ये जो हमने यूज किया ना 1 जूल इक्वल टू 1/4200 किलो कैलोरी, तो वो यूज नहीं करना चाहिए था हमको। ठीक है, देखो सिंपल सी बात, ये पूरा जो है ना भूल जाओ, ठीक है, ये भी भूल जाओ चलिए। तो अब देखो R का वैल्यू हमको दिया हुआ है 8.314, नहीं तो 8.31 ओनली, और वो भी जूल पर, उन्होंने वो दिया हुआ है इंटू 10⁻³ और वो भी जूल पर किलोमोल केल्विन, ये R का वैल्यू दिया हुआ है, और हमको इसको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इसको R इज इक्वल टू, तो R का जो वैल्यू है हम यूज करेंगे 8.31 इंटू 10⁻³
अपॉन मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये जो है क्योंकि जूल 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी किलो कैलोरी वी डोंट नो, तो अगर हम ये बोल देंगे कि अगर हम एज्यूम करेंगे कि 1 किलो कैलोरी इज एक्चुअली इक्वल टू जे इतने जूल्स होते हैं, तो यहाँ पे जे मतलब क्या है, जे मतलब यहाँ पे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, तो इसलिए फिर ये 1 किलो कैलोरी अगर जे जूल्स है तो 1 जूल के कितना होगा, 1 अपॉन जे किलो कैलोरी बनेगा, और इसलिए ये जो आर है उसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए हमको जे से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन गया हमारा जे और वो किलो कैलोरी पर किलो मोल केल्विन एज इट इज, और उसको अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो हमको मिलेगा ये 0.24 minus 0.17 is going to be equal to R, which is 8.31 into 10 raised to 3 divided by J, and that is multiplied by 28 into 10 raised to 3 again. So that this 10 raised to 3 gets cancelled, and what we are left with is, so this is 0.07, which is going to be equal to 8.31 divided by 28J, और इसमें से हमको J निकालना है, तो J will actually be equal to 8.31 upon 28 into 0.07। ये सिर्फ कैलकुलेशन करो अभी फटाफट, तो पहले 28 into 0.07 कर लो, ये बन रहा है 1.96, तो 8.31 divided by 1.96 which comes over to be, तो 8.31 divided by 1.96 which is going to be 4.239, 4.239 which is approximately 4.24 only. This is going to be the mechanical equivalent of heat. Alright. ठीक है, 4.24, but this is going to be in joule per calorie. If you want it into joule per kilocalorie, then it will be simply 4240 joule per kilocalorie. ठीक है, go to the next one. अच्छा, ये 23 वाला पढ़ो एक बार फटाफट। The principal specific heats of gas are 4.09 into 10 raised to minus 3 kilocalorie per mole Kelvin and 2.1 into 10 raised to minus 3 kilocalorie per mole Kelvin. Mechanical equivalent of heat is given. Calculate gas constant. Same वैसे ही हो गया, सेम कर सकते हो आराम से। 24 वाला करो। Calculate the difference between the molar specific heat of the hydrogen if its density is given at NTP and molecular weight of hydrogen is 2 and atmospheric pressure is already given to be okay. तो हमको difference in molar specific heat of gas hydrogen निकालना है।
ये भी सम रॉन्ग है, छोड़ो इसको भी। पूछा है कि डिफरेंस इन मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस, और हमको पता है ऑलरेडी कि कैपिटल Cp माइनस कैपिटल Cv वो तो R होता है, और R का वैल्यू तो हमको पता है इट इज 8.314 ना। हाँ तो ठीक है, वो मिल सकता है आराम से। ठीक है, तो इसका मतलब हमको कैपिटल Cp माइनस कैपिटल Cv निकालना है, बराबर। तो कैपिटल Cp माइनस कैपिटल Cv इक्वल टू क्या होता है, R होता है। लेकिन अगर 2 मिनट के लिए एज्यूम कर लेंगे, वैसे तो हमको R का वैल्यू पता है, लेकिन अगर 2 मिनट के लिए एज्यूम करते हैं कि R का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो R कैन बी फाउंड आउट टू बी इक्वल टू सिंपली PV अपॉन nRT NT सॉरी। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके हम R का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे P कितना दिया है, अच्छा, और उसमें भी डेंसिटी दे रखा है। तो हाउ कैन वी एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, टेल मी। आइडियल गैस इक्वेशन डेंसिटी के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखो हमको पता है PV is equal to nRT, where n stands for number of molecules, number of moles actually। तो यहाँ पे number of moles के बदले हम लिख सकते हैं mass upon molar mass into R into T, जिसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे ना, तो P into m naught can be written as mass upon volume into R into T, जिसको हम और थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ये m अपॉन v जो है वो डेंसिटी बन जाएगा, जिसके कारण ये P इंटू एम नॉट इज इक्वल टू रो आर टी बनेगा, जिसको यूज करके हमको R का वैल्यू मिल जाएगा आराम से। R इज गोइंग टू बी इक्वल टू P इंटू एम नॉट अपॉन रो इंटू टी। तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करके अगर R निकालने के लिए ट्राई करते हैं, तो हमको मिलेगा R इज इक्वल टू P which is pressure which is given to be 1.013 into 10 raised to 5. or molar mass of hydrogen which is going to be 2, but actually it is in gram. We have to convert it into kilogram, so it will be Minus 2 into 10 raised to minus 3 and divided by density which is already given to be 0.08957 and multiplied by temperature। तो टेम्परेचर कितना दिया है, NTP। तो NTP का मतलब होता है 273 केल्विन, तो ये बन गया 273 केल्विन। अब ये अगर वर्कआउट करेंगे तो देखो ठीक से ये 10⁵ into 10⁻³ सबसे पहले 10⁻² बन जाएगा, जिसको अगर 1.013 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 101.3 बन जाएगा into 2 as it is, and that is divided by 0.08957 multiplied by 273। जो फिर अब यहाँ पे ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो हम ओरली कर सकते हैं 202.6, और ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैलकुलेटर से तो पता चलेगा 0.08957 multiplied by 273। ये मल्टीप्लिकेशन बन रहा है 24.45। ओके, तो ये बन गया डिनोमिनेटर में 24.45, and now if we divide this 202.6 by 24.46, so ये 24.46 तो बन रहा है 8.28। ठीक है ना, तो 8.28 ये जो मिल रहा है हमको, दैट इज गोइंग टू बी इन जूल पर मोल केल्विन। तो इसलिए, और अगर उसको किलो मोल केल्विन में करना है तो कर सकते हैं आराम से, लेकिन यहाँ पे किलो लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए वो बनेगा 8.28 into 10⁻³ जूल
पर किलोमोल केल्विन, ये फिर आ गया अभी किलोमोल जूल पर किलोमोल केल्विन में, जिससे ये 1000 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8280, that is in joule per kilomole Kelvin, which is there already in the answer. ठीक है, बाकी इस टाइप के तो हमने किए ऑलरेडी. सो तो ठीक है, तो ये सारे एग्जाम न्यूमेरिकल्स हमने देखे. अच्छा, बाकी तुमने सॉल्व किए क्या? हेलो, हेलो, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए आपने सभी ने? होमवर्क के लिए जो दिए थे. ठीक है, तो हम यहाँ पे लेक्चर खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 5 बजे स्टार्ट होगा. दीपक सर का लेक्चर होगा. ठीक है, तो दीपक सर शायद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर.